आप सभी का स्वागत है आपके अपने गणित का सागर में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के 1.3 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हल करना सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले एक एक करके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग दशमलव में बदलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 36/100। तो इसको अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.36। तो यहाँ पे देखिए जो दशमलव का प्रसार पूछा गया है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शेष जीरो बच रहा है। इसका मतलब दशमलव का प्रसार जो है वो होगा शांत। अगर आपको नहीं पता है कि शांत क्या होता है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। शांत का मतलब होता है कि जब दशमलव है, दशमलव के बाद कोई संख्या आने के बाद वो खत्म हो जाए, इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 0.365 या फिर 0.001। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 5 के बाद आगे ये नहीं बढ़ रहा है और यहाँ पे 1 के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह का जितना भी दशमलव होगा वो होगा शांत। तो पहले वाले में हमें लिखना होगा कि 36/100 का दशमलव प्रसार जो है वो है शांत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/11। तो इसको चलिए भाग देते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 जो है 11 से भाग नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, दशमलव देते हैं और दशमलव के बाद यहाँ पे एक जीरो बैठाना पड़ता है। अभी भी ये भाग नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पे एक जीरो बैठा के हम यहाँ पे एक जीरो बैठाना होगा। अब ये हो गया 100। तो 11 जो है 100 से भाग हो जाएगा 9 बार में, यहाँ पे आएगा 99। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो शेष बचेगा 1। अब जैसा मैंने यहाँ पे दशमलव दिया था तो एक जीरो अपने यहाँ पे आएगा। 11 जो है अब 10 से नहीं कट रहा है तो फिर से यहाँ पे एक जीरो देना होगा और फिर यहाँ पे एक जीरो आएगा। अब फिर ये 9 बार में कटेगा, 11 9 99। अब इसका शेष बचेगा फिर से 1, यहाँ पे एक जीरो आएगा, अभी भी नहीं कटेगा तो यहाँ पे जीरो लिख के फिर से यहाँ पे जीरो आएगा, फिर 9 से भाग देना होगा, 99 आएगा। उसी तरह फिर से यहाँ जीरो दे के यहाँ पे जीरो लिखना होगा, फिर 9 बार में काटेंगे, फिर से 99 आएगा, फिर से शेष 1 बचेगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये इसका अंत नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में 0.36 होने के बाद ये आगे नहीं बढ़ा था तो इसलिए ये हो गया था शांत। लेकिन ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 09 09 09 ये आपका रिपीट होते जा रहा है। तो जब रिपीट होते जाएगा तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लिखेंगे अनुवासानी आवृत्ति। तो हमें लिखना होगा जो 1/11 है वो है दशमलव का अनुवासानी आवृत्ति। और अगर यहाँ पे संख्या रिपीट नहीं होती, जैसे 09 09 रिपीट हो रहा है और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती, तब उसका आंसर हो जाता अनुवासानी अनावृत्ति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में दिया हुआ है 4.1/8। तो इसको सबसे पहले हल करते हैं। ये हल कैसे होगा, 8 गुना 4 करेंगे 32 और 32 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 33/8। अब इसको हम हल करते हैं तो 8 को 33 अगर हम भाग देंगे तो 8 चौका होता है 32, शेष बचा 1। अब ये 8 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे दशमलव देना होगा और यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे और उसके बाद 8 एकम 8 करेंगे, फिर शेष निकालेंगे तो 2 होगा। अब ये 8 से नहीं कटेगा तो फिर से एक जीरो आएगा। अब उसके बाद 8 दूनी हम 16 कर सकते हैं। अब इसके बाद 4 शेष बचेगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा तो फिर से एक जीरो आएगा। अब 8 बचे 40 ही आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे शेष कुछ भी नहीं बचा है। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे
4.1/8 का दशमलव प्रसार है शांत, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में आया था। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3/13, तो 13 को हम 3 से भाग देते हैं, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0, तो 13 दूनी हो जाएगा 26, शेष बचेगा 4, फिर 0 लिखना होगा, 13 तीय हो जाएगा 39, शेष बचेगा 1, फिर से 0 आएगा। अब उसके बाद ये कट नहीं रहा है तो फिर से एक 0 देना होगा, तो यहाँ पे एक 0 आएगा और उसके बाद इसको हम करेंगे 13 सत्ते 91, शेष बचेगा 9, फिर से 0 आएगा और उसके बाद 13 छक करेंगे 78, तो शेष बचेगा 12, फिर से एक 0 आएगा, फिर करेंगे 13 9 117, तो शेष बचा 3। तो देखिए हम लोगों ने 3 से ही शुरू किया था, फिर से 3 आ गया है, इसका मतलब ये जो दशमलव है फिर से आगे जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 3 0 7 6 9, फिर उसके बाद अगर हम आगे इसे हल करते जाएंगे फिर से आएगा 2 3 0 7 6 9 और इस तरह से ये आगे चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो शेष है वो 0 नहीं आ रहा है और ये आगे बढ़ रहा है और जो संख्याएं हैं वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब हमें लिखना होगा कि 3/13 का दशमलव प्रसार है अनुवासानी आवृत्ति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/11, तो इसे भी हल करते हैं। 11 को 2 से भाग दीजिए, पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 11 एकम 11 करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, फिर से 0 बैठेगा, फिर 11 को 8 से करेंगे तो यहाँ 88 आएगा, शेष बचा 0। तो देखिए 2 से शुरू किया था, फिर से 2 आया है, इसका मतलब फिर से ये जो संख्या है वो रिपीट होगी, यानी यहाँ पे आएगा 1 8, फिर 1 8, फिर 1 8, ये अनंत तक चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें जो शेष है वो 0 नहीं आ रहा है और जो संख्या है वो फिर से रिपीट हो रही है। तो इसमें हम लोगों को लिखना होगा कि 2/11 का दशमलव प्रसार है अनुवासानी आवृत्ति। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। 329 को भाग करना है 400 से, तो फिर से 400 लिखिए। अब यहाँ पे लिखिए 329, ये कटेगा नहीं तो यहाँ पे एक दशमलव आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसको हम भाग देंगे 8 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 3200। अब शेष आया 90, तो 0 एक बैठाएंगे, फिर 400 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 800, शेष बचा 1000, एक 0 और आएगा। अब उसके बाद फिर 400 को 2 बार में करना होगा, आएगा 800, फिर शेष बचेगा 200, फिर एक 0 आएगा। अब यहाँ पे बचा 2000, तो 5 बार में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2000, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए ये जो दशमलव है इसका जो शेष है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो इसमें हम लोगों को लिखना होगा 329 भागा 400 का दशमलव प्रसार है शांत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 1.3 का दूसरा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 1/7 का मान दिया हुआ है और हमें बिना भाग दिए हुए इन सब का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं ये निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है 2/7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7। उसी तरह 3/7 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। फिर 4/7 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/7। 5/7 है तो इसको हम लिखेंगे 5 गुना 1/7। उसी तरह 6/7 है तो इसको हम लिखेंगे 6 गुना 1/7। अब देखिए यहाँ पे मान दिया हुआ 1/7 का,
तो यहाँ पे बैठाइए, ये हो जाएगा 2 गुना 0.142857 और इसका बार है। उसी तरह चलिए सब में लिख देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है। अब क्या करना होगा, इसको गुना करके देखना होगा। तो एक हम गुना यहाँ पे कर लेते हैं, इसको 2 से गुना करना होगा। तो इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.285714 का 12। तो देखिए बिना भाग दिए हम इसका आंसर निकाल लिए। उसी तरह इसको हम अब 3 से गुना करते हैं। तो 3 से अगर हम गुना करेंगे ये आएगा 0.428571 का 12। उसी तरह इसको अगर हम 4 से गुना करते हैं तो आएगा 0.571428 का 12। उसी तरह इसको अगर हम 5 से भाग देते हैं तो आएगा 0.714285 का 12। उसी तरह इसको हम 6 से अगर गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 0.857142। तो आपने देखा कि इसको हम बिना भाग दिए भी आसानी से सॉल्व कर पाए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0.6 के ऊपर बार है। तो बार का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो संख्या रिपीट होते जाएगी। ये हो जाएगा 0.6666, ये करके अनंत तक जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो भी संख्या दिया होगा उसको x मान लेना है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि बार कितने संख्याओं के ऊपर है। तो सिर्फ 6 के ऊपर है। तो 6 के ऊपर है, इसका मतलब हमें इसको 10 से इंटू करना होगा इक्वेशन नंबर 1 को। अगर यहाँ पे मान लीजिए 29 के ऊपर बार रहता, इसका मतलब 2 संख्या के ऊपर बार होता, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 329 के ऊपर बार रहता तो 1000 से हमें गुना करना पड़ता। तो इक्वेशन 1 को अगर हम 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 10x बराबर 6.6666 करके ये अनंत तक जाएगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटाने पर ये क्या आएगा वो हमें निकालना होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 10x = 6.6666 है, इसको लिख लेंगे। और नीचे में क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1, तो ये है x = 0.6666, तो इसको है इक्वेशन नंबर 1, तो इसे लिख लेते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का साइन दे दीजिए। और 10x में अगर हम x से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9x, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 6 में 0 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे सारा चीज़ कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 6। तो ये हो गया 9x = 6। अब देखिए 9x यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, 9 गुना x है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये गुना में है तो यहाँ पे जाके वो भाग हो जाएगा। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/9, क्योंकि यहाँ पे 9x था और ये यहाँ पे गुना था, तो ये यहाँ पे जाके भाग में हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 से ये कट जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा 2/3, और हमें इसे क्या निकालना था, p/q के फॉर्म में ही निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2/3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.47 के ऊपर बार है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन उसे x मान लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.47
7 ये करके जाएगा अनंत तक। क्योंकि सिर्फ 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब सिर्फ 7 है वो रिपीट होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जितने भी संख्या के ऊपर बार होगा, तो यहाँ पे एक ही संख्या के ऊपर बार है तो इसे हम 10 से ही गुना करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4.7777, ये करके जाएगा अनंत तक। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा हम लोगों ने पहले किया था सेम करना होगा। यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखिए, ये है 10x बराबर 4.7777, ये चला जाएगा आगे। और समीकरण 1 था, यहाँ पे x था, x इक्वल टू है 0.4777, ये करके आगे जाएगा। अब इन दोनों को आपस में घटाना है, तो अगर घटाएंगे हम 10x में x को, यहाँ पे आएगा 9x। अब देखिए 4 में 0 से घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और दशमलव के बाद 7 में से 4 घटाएंगे आएगा 3, और उसके बाद यहाँ पे 7 है तो वो सारा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, 9x बराबर हो गया 4.3। तो जो 9x है इसका मतलब ये क्या है, 9 गुना x है, ये है 4.3 के बराबर। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम 9 को इधर ले जाएंगे तो जो यहाँ पे गुना है वो बन जाएगा भाग। तो x बराबर हो जाएगा 4.3 भागा 9। ये दशमलव को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का मान यहाँ से आ जाएगा 43 भागा 90। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.001 का ऊपर बार है। अब 3 संख्या के ऊपर बार है, तो मैंने आपको बताया था इसको x मान लीजिए, ये हो जाएगा 0.001, फिर 001, फिर 001, ये जाएगा आगे तक। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये 001 कैसे हुआ, देखिए इसके ऊपर बार है तो ये संख्या आपस में रिपीट होते जाएगी। अब देखिए बार जो है वो 3 संख्या के ऊपर है, तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 को 1000 से गुना करना होगा। तो 1000 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव है और 3 0 आ रहा है तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा 1.001, 001, 001, ये आगे जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम फिर से लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 कितना है, ये है 1000 x इक्वल टू 1.001, 001 डॉट 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 डॉट, और समीकरण 1 जो है वो है x बराबर 0.001, 001, ये जाते जाएगा आगे। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 1000 x में x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 999 x। अब 1 में 0 माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 1, और सारा संख्या आपस में यहाँ पे कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 999 x यानी 999 इंटू एक्स है, ये दिया हुआ है 1 के बराबर। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा 1/999, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 0.9999 को p/q रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो जैसा हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करना होगा। ये दशमलव में दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, जो यहाँ पे दिया होगा उसको x मान लेना है। तो ये हो जाएगा 0.999999, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 9 के ऊपर बार है, मतलब एक ही संख्या के ऊपर बार है। तो समीकरण जो 1 है उसको हम 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9999, ये आगे तक जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर हमें लिखना होगा कि समीकरण 2 में से
1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है? ये है 10x बराबर 9.9999, ये आगे जाएगा। और समीकरण 1 है x बराबर 0.9999, ये आगे तक जाएगा। इसको अगर हम घटाते हैं आपस में, ये कितना होगा? 10x में x जाएगा, ये हो गया 9x, और यहाँ पे होगा 9 में 0 जाएगा माइनस होके, तो यहाँ पे बचेगा 9 और ये आपस में कट जाएगा। तो 9x मतलब क्या हो गया? 9 गुना x, ये है 9 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा? 9/9। तो यहाँ से क्या आया? x बराबर आया 1। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। ये कैसे हुआ? देखिए x का मान आया हमारा 1 और हमको क्या निकालना था? इसे p/q के फॉर्म में निकालना था। तो इस 1 को हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1/1। तो ये हो गया अब p/q के फॉर्म में। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार को अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसको हमें क्या करना होगा? भाग दे के देखना होगा, और जब तक पुनरावृत्ति होते जाएगी तब तक हमें भाग देते रहना होगा। तो चलिए भाग देते हैं। 1/17 से भाग देना है, इसका मतलब यहाँ पे चलिए लिखेंगे, 1 को भागा देंगे 17 से, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे होगा 0, अभी भी नहीं कटेगा, तो फिर से यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? हम 5 से भाग देंगे, तो 17 पचे होता है 85, तो शेष बचा 15, फिर से एक 0 आएगा। अब 17 को हम 8 से अगर गुना करेंगे, ये आएगा 136, तो शेष बचा 14, फिर से एक 0 आएगा। फिर हमें 8 से ही करना होगा, 17 × 8 करेंगे, ये हो जाएगा 136। अब शेष बचेगा 4, फिर से एक 0 आएगा। अब करेंगे 17 दूनी 34, अब शेष आएगा 6, फिर से एक 0 आएगा। अब उसके बाद हम 3 से भाग करेंगे, तो 17 3 होता है 51, शेष बचा 9, फिर से एक 0 आएगा। और उसके बाद 17 पचे करेंगे हम, तो आएगा 85, शेष बचा 5, फिर से 0 आएगा। अब करेंगे 17 दूनी 34, तो अब शेष क्या बचेगा? यहाँ लिखते हैं। अब शेष बचा 16, फिर से एक 0 आएगा, ये हो गया 160। अब अगर हम 17 9 करते हैं, तो 17 9 होता है 153, शेष बचेगा 7, फिर से एक 0 आएगा। अब हम करेंगे 4 से, 17 चौका होता है 68, शेष बचा 2, फिर से एक 0 आएगा। अब 17 एकम 17 करेंगे, शेष बचा 3, फिर से एक 0 आएगा। फिर हम करेंगे 17 एकम 17, शेष बचेगा 13, फिर से 0 आएगा। अब 17 सते करेंगे, तो ये हो जाएगा 119, तो शेष बचेगा 11, फिर से 0 आएगा। अब इसको हम फिर से यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 110। अब फिर से इसे भाग देना होगा, तो 6 बार में करेंगे, 17 छक होता है 102, तो शेष बचेगा 8, फिर से 0 आएगा। फिर हम करेंगे 17 चौका, ये होता है 68, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो शेष आएगा 12, फिर से एक 0 आ जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे 17 को 7 से, ये हो जाएगा 119। अब शेष बचा 1, तो देखिए हम लोगों ने 1 से शुरू किया था, फिर से 1 आ गया है, इसका मतलब ये जो संख्या है फिर से रिपीट होगा। इसका मतलब अब इसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जितनी भी संख्या है वो फिर से 0.5883 इस तरह से आगे ये जाएगा। और प्रश्न में पूछा गया है दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। इसका मतलब दशमलव के बाद जितने भी संख्या के बाद वो रिपीट हो रहा है, इसके बाद वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जितने भी संख्या है उसे आप गिन लीजिए कितना होगा। देखिए 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब 16 के बाद फिर से संख्या रिपीट होगी। तो इसमें आपको लिखना होगा कि दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या है 16। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है P बटा Q, जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयखंड गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें हमें क्या करना है, एक के अलावा कोई लेना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं P बटा Q के फॉर्म में। अगर हम मान लीजिए 7 बटा 2 लेते हैं और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये आएगा 3.5। उसी तरह अगर हम लेते हैं 11 बटा 5, इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.2। उसी तरह अगर हम 33 बटा 10 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 3.3। तो यहाँ हम देखिए क्या देख रहे हैं कि जो Q है, Q का गुण पूछा गया है। अगर हम नीचे में 2 ले रहे हैं तो जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, क्योंकि ये 5 के बाद नहीं जा रहा है। उसी तरह अगर हम 5 लिए हैं तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। उसी तरह अगर हम 2 और 5 का गुणनखंड ले रहे हैं, यानी 2 गुना 5 कितना होता है, 10 होता है, तो ये भी क्या हो रहा है, दशमलव प्रसार इसका शांत ही हो रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर 2 या 5 या इसके गुणांक हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। इसमें क्या है, इसका मतलब है दशमलव के बाद जो संख्या होगी वो अनंत तक जाएगी, लेकिन आपस में वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए चलिए लिखते हैं। पहला ले सकते हैं हम पाई, जिसका मान क्या होता है 3.14159692 ये अनंत तक जाएगा। इसमें देखिए क्या है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है कोई भी आपस में बार बार रिपीट नहीं हो रही है। ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल। उसी तरह आपको कोई भी लिखना है तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। दशमलव के बाद लिख दीजिए 01, फिर से 2 0 दे के 1 लिखिए, 3 0 लिख के 1 लिखिए, फिर 4 0 लिख के 1 लिखिए और इसको डॉट 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 कर दीजिए, ये हो जाएगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल अगर लेंगे हम, ये हो जाएगा 0.101110 फिर 111110 और ये हो जाएगा डॉट डॉट अनंत तक। तो 3 ही पूछा गया था, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला दिया हुआ है परिमेय संख्या 2 दिया हुआ है और इसके बीच अब अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। तो जब भी अपरिमेय संख्या निकालना है, इसका मतलब वो P बटा Q के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 बटा 7 को हम पहले दशमलव में बदलेंगे और 9 बटा 11 को भी हम दशमलव में बदलेंगे। तो चलिए 7 को हम 5 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 7 49, 1 शेष बचेगा, फिर 0 आएगा, 7 एकम 7, शेष बचा 3, फिर 0 आएगा, 7 चौका 28, शेष बचा 2, 0 आएगा, फिर 7 दूनी 14, शेष बचेगा 6, फिर से 0 आएगा, 7 8 56, शेष बचेगा 4, फिर से 0 आएगा, 7 बचे 35, फिर शेष बचेगा 5, फिर से 0 आएगा, फिर 7 7 49। इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हो गया, 5 बटा 7 हो गया हमारा 0.71428557, ये आगे जाएगा। उसी तरह अगर हम 9 बटा 11 का निकालें तो चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा, 11 को 9 से भाग देते हैं, यहाँ 0 आएगा,
11 अठी 88, शेष बचा 2, फिर से 0 आया, 11 एकम 11, शेष बचा 9। अब देखिए जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था फिर से वो आ गया, इसका मतलब 8 एक जो है फिर से रिपीट होते जाएगा अनंत तक। तो इसका मान आ गया हमारा 0.818181, ये डॉट 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 जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना था 3, तो इसमें हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है 714, 3 ही संख्या हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है 818, तो इसके बीच में कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पे 714 है, तो ये हम करते हैं 715, और यहाँ पे कोई भी संख्या आप लिख दीजिए। ये हो गया पहला अपरिमेय संख्या। दूसरा हमें लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.817542, ये अनंत तक जाएगा। ये कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे है 818, 818 से कम और 714 से अधिक लेना है, तो 817 भी आ गया। उसी तरह और एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.77984564, ये भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अनंत संख्याएं, अपरिमेय संख्या जो होंगी वो लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसके लिए भी कुछ नियम होता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो अपरिमेय संख्या होगी उसका अगर हम दशमलव प्रसार करेंगे तो वो होगा सबसे पहले शांत या फिर अनवसानी अनावृत्ति, और जो अपरिमेय संख्या होगी वो होगा अनवसानी आवृत्ति। इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। और इसके साथ ही साथ अपरिमेय संख्या का एक और होता है कि कोई भी अगर अभाज्य संख्या है और उसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो भी हमेशा आएगा अपरिमेय संख्या। अब चलिए इसे हल करके देखते हैं। पहला में दिया हुआ है 23 का स्क्वायर रूट, तो देखिए जो 23 है वो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। मैंने आपको क्या बताया था, अभाज्य संख्या का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो होता अपरिमेय संख्या। तो जो पहला वाला है वो होगा हमारा अपरिमेय संख्या। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 225 का स्क्वायर रूट, तो जो 225 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 222 को लिख सकते हैं 15 गुना 15 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 15 का स्क्वायर रूट, ये आपस में कटेगा, इसको अगर आप हल करेंगे तो आएगा 15, और जो 15 होता है वो हमारा होता है परिमेय संख्या, तो इसको हम लिखेंगे ये है परिमेय संख्या। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में देखिए क्या है, ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। तो शांत में मैंने आपको क्या बताया था, जो शांत होगा वो होता है परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा में जो दिया हुआ है इसमें देखिए क्या है, 748 है, ये फिर से 748 आ रहा है, ये रिपीट होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती आपको बता दिया है, जो परिमेय संख्या होती है वो शांत होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे अनावृत्ति नहीं होगा, ये होगा आवर्ती। और जो अपरिमेय संख्या होती है वो होता है अनवसानी अनावर्ती। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था। अब देखिए जो चौथा नंबर है उसमें क्या हो रहा है, 478 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये है अनवसानी आवृत्ति, और जो अनवसानी आवृत्ति होता है वो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। अब इसमें देखिए जो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दशमलव के बाद 10 दिया है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावृत्ति, और जो अनवसानी अनावृत्ति होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों 1.3 खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम
इसके आगे का जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। धन्यवाद।